हेलो बच्चों, वेलकम टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपका अपना गोयल सर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएबीटी सॉल्यूशन 12th नीट का पेपर है, जिसमें पीरियोडिक टेबल और डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस आए थे। आई होप आपका पेपर बहुत 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 अच्छा गया होगा, आपने तैयारी की होगी। तो एक बार देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कि आखिर आंसर्स कैसे करने चाहिए थे या कैसे हमें इसको सोचना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है कि सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्रुप पूछा गया है। तो अगर बेटा ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट जब ग्रुप में बात की जाती है तो उनके कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे NH2, अगर एस ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक में बात करें तो NH2 NP1 से लेके 6, इनके ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास एक जैसे होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से सिमिलर होती है। तो आंसर क्या लगाना चाहिए आपको? डी लगाना चाहिए। वेरी गुड, शानदार, शाबाश। चलो आपने सही किया होगा। द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, देखो क्लोरीन दिया गया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, लेकिन देखो इसका प्रोटॉन की संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके पास प्रोटॉन की संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? इसके पास 18 हो गई है। ऐसे ही देखो अर्गॉन है, अर्गॉन के पास भी Z जो होता है इसका वो 18 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है इसके पास भी 18 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास भी 18 है, इसीलिए तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरह से देखो कैल्शियम आयन दिया गया है, इसका Z क्या हो गया है? 20 हो गया है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है? 18 हो गई। तो बेटा इन तीनों के पास इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन Z डिफरेंट है या नहीं है? मतलब Z बोले तो क्या होता है? Z बोले तो न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनकी रेडियस को मेजर कर सकते हैं या कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आंसर आना चाहिए डी, है ना। इसके बाद देखो एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ये क्या लिखा है? देखो अन नील, अन मतलब होता है 1, नील मतलब होता है 0, एन मतलब होता है 9, उसके आगे ईएम लग गया, मतलब एक एलिमेंट है। अननीलेनियम, मतलब ये आ गया डी। तो इसका आंसर भी डी होना चाहिए। चलो बेटा आगे देखते। द एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। देखो ये आपको दिया गया है, देखो ये 3D5 4s2, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? मैंगनीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है 3D8 4s2, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? निकिल। यहाँ पे देखो 3D7 4s2, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? कोबाल्ट। 3D6 4s2, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? आयरन। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए बेटा? मैग्नीज आना चाहिए, जो कि 0 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग शो कर सकता है। यहाँ पे देखो एलिमेंट विच, ये बोला गया है कि एक नया एलिमेंट अगर आ जाए 120, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, एक उसका एलिमेंट का क्या करते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन सोचें तो कौन से ग्रुप में आना चाहिए, है ना। इनर ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, मतलब एफ ब्लॉक में जाना चाहिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल होना चाहिए। तो देखो अभी टोटल 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, और ये लास्ट एलिमेंट है ओगेन्सन, ओजी है ये, और ये नोबेल गैस है। अगर 119वां एलिमेंट आता है, 119 एलिमेंट आता है, तो वो कहां चला जाएगा? एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप में चला जाएगा। और ऐसे ही अगर 120th एलिमेंट नया इंट्रोड्यूस होता है तो एस ब्लॉक सेकंड ग्रुप में चला जाएगा। तो इसका मतलब वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? तो ये देखो ये कौन सा एलिमेंट है? देखो पहले ये नियॉन है 3s2, नियॉन है 3s2 3p1, मतलब ये हो गया एल्यूमिनियम। फिर ये देखो ये नियॉन है 3s2 3p2, मतलब ये मतलब ये हो गया 14, एटॉमिक नंबर 14, मतलब सिलिकॉन। फिर यहाँ पे देखो ये नियॉन 3s2 3p3, मतलब ये हो गया फास्फोरस। और फिर ये देखो अर्गॉन 3d10, तो ये फास्फोरस के नीचे आ गया। तो ऑब्वियस है बात जो है, इन तीनों के बीच में कंपेयर करना है, तो इन तीनों के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फास्फोरस के पास। तो एक्सेप्शनली ये सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इसका क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो ये आंसर है इसका सी। यहाँ पे देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा गया है। वैसे तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर ऑर्डर होता है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड आ जाता है तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, देन फ्लोरीन की होती है, देन
और अगर हम पूरा ऑर्डर लिखेंगे तो फिर सबसे पीछे ऑक्सीजन मिल जाएगा हमें। तो क्लोरीन के बाद, क्लोरीन की एक्सेप्शनली ज्यादा क्यों होती है, साइज की वजह से होती है। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पुट किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, चार्ज सेपरेशन जो है ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन होने लगेगा, और रिपल्शन होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा इसका, डी आना चाहिए आई थिंक, है ना। चलो यहाँ पे देखिए, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया गया है, 5s2 5p4 करस्पॉन्ड्स टू द एलिमेंट रिप्रेजेंट। कौन से ग्रुप का है ये और कौन से पीरियड का है ये। देखो पीरियड नंबर तो 5 दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ये जो n होता है ये पीरियड नंबर होता है, तो इसका पीरियड नंबर तो हो गया, होना चाहिए पीरियड नंबर होना चाहिए 5, ठीक है। और ये पी ब्लॉक के अंदर है और पी ब्लॉक में चौथा है ये, तो 16th ग्रुप होना चाहिए, मतलब 16th ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप 16 होना चाहिए, तो ग्रुप 16 होना चाहिए। तो ग्रुप 16 और पीरियड नंबर 5, मतलब आंसर इसका सी होना चाहिए। ये क्या दिया गया बेटा, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी गई हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि जिसका Z ज्यादा होगा उसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो Z किसका ज्यादा होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है ना। ये सबके 10-10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसकी रेडियस कम होगी। उसके बाद आना चाहिए सोडियम, उसके बाद आना चाहिए फ्लोरीन, और सबसे बड़ा आ जाना चाहिए ऑक्साइड आयन। तो ये आंसर होना चाहिए, और ये आंसर मुझे यहाँ सी में दिखाई दे रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली दैट शोन एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू द प्रॉपर्टीज अक्रॉस। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज आ रही है वो या तो अक्रॉस, मतलब जब हम कहां जा रहे हैं, इन जनरल प्रॉपर्टी दैट शो एन अपोजिट इन कंपैरिजन टू द ऑर्डर प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड में जा रहे हैं भैया। तो जैसे मान लीजिए अपन लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा सपोज करो। तो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पे, देखो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, मतलब ये नॉन मेटल है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी जनरली क्या होता है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है बट इंक्रीज ही होती है। और एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। इसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, इसकी एटॉमिक रेडियस कम होती है, जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो कौन सा ट्रेंड अपोजिट जा रहा है, एटॉमिक रेडियस का, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, ऐसे सोचना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्लोरीन की साइज की वजह से, साइज ऑफ फ्लोरीन छोटा होता है, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, तो सी आंसर होना चाहिए, ठीक है। इन जनरल प्रॉपर्टी दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर अपन किसी भी ग्रुप में जाएं, किसी भी ग्रुप में, जैसे मान लो अल्कली मेटल ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिथियम से लेकर अगर अपन सीजियम की तरफ जाते हैं, मान लो इधर जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें, एटॉमिक रेडियस जो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज होती है, वो बोल रहा है पहले डिक्रीज होनी चाहिए बाद में इंक्रीज वाला बोलना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, ऐसा बोला गया है। तो नीचे जाने पर देखो एटॉमिक रेडियस वाला, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो डिक्रीज होती है, तो इंक्रीज नहीं हो सकती, तो दूसरा आंसर भी नहीं हो सकता है। तीसरा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जब नीचे जाते हैं ग्रुप में साइज बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, ये आंसर होना चाहिए सी आंसर होना चाहिए। एम्फोटोरिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, तो देखो ये दोनों ऑक्साइड हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो है ना। बेरिलियम का ऑक्साइड एक्सेप्शनली क्या होता है, एम्फोटोरिक होता है। रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके ऑक्साइड में से बेरिलियम का ऑक्साइड एक्सेप्शनली क्या होता है, एम्फोटोरिक होता है। ये एसिड से भी रिएक्ट करता है, ये बेस से भी रिएक्ट कर लेता है, दोनों से रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ओनली, मतलब ए आंसर होना चाहिए।
आई समझ में बात? बहुत बेसिक और इन्फॉर्मेटिव वेट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको थोड़ा अच्छे से स्टडी करना है, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए बेटा आपकी, है ना। द इफेक्ट ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथेनाइट सीरीज। जब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन करता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकुड़ देना, साइज को छोटा कर देना। तो एटॉमिक रेडियस भी छोटी हो जाएगी और आयनिक रेडियस भी छोटी हो जाएगी लेफ्ट से राइट जाने पर। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एक्टिनॉइड्स, वेरी गुड। एक्टिनॉइड्स, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर एक टेबल दी हुई है एक्टिनॉइड्स के बारे में। अगर आप वहां पे देखोगे जो हमारे नेताजी हैं पप्पू वाले, ये दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है मैक्सिमम। तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा? PYQ भी था, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। फिर यहां देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो सीरियम ऑक्साइड। देखो सीरियम जो होता है, सीरियम वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है। लेकिन सीरियम चाहता है, सीरियम की ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो ये चाहता है इधर चला जाऊं, तो +4 से +3 चला जाऊं, तो अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो CeO2 कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, बिल्कुल कर सकता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। एक्वस सॉल्यूशन, देखो यूरोपियम जो होता है, यूरोपियम जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये चाहता है मैं +3 में चला जाऊं, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, पानी में डालेंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये भी करेक्ट है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू, बट स्टेटमेंट नॉट फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। थर्ड आंसर आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी। देखो अगर 3D सीरीज एलिमेंट दिख रहे हैं तो जिंक की डेंसिटी एक्सेप्शनली थोड़ी सी लो होती है और वो क्रोमियम से कम होती है। जनरली क्या होता है, डेंसिटी मास के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन जिंक एक्सेप्शनली वॉल्यूम क्या होता है वहां पे उसका थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, एक्सेप्शन केस है। तो जिंक की डेंसिटी क्रोमियम से कम होती है। बाकी देखो क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, ये आना चाहिए इसका आंसर। जिंक एक्सेप्शनली क्रोमियम से कम होती है डेंसिटी। विच अमंग द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस इन एक्वस मीडियम। देखो सीधी बात है, एक्वस मीडियम में देखेंगे DD ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो DD ट्रांजिशन तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जब ना टाइटेनियम का। तो देखो टाइटेनियम होता है क्या, पहले टाइटेनियम ही लिख लो यहाँ पे। टाइटेनियम बराबर क्या होता है, अर्गोन 3D2 4s2। तो अगर इसे टाइटेनियम 2+ बनाना है तो ये चला गया, तो इसके बाद 3D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसको 3D3+ बनाते एक और चला जाएगा तो 3D1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एक और चला गया तो 3D4 हो जाएगा, तो 3D0 हो जाएगा। तो 3D0 कॉन्फ़िगरेशन जब होता है तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आंसर C आएगा। इसको देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो सीधी सी बात है, MnO4 कौन कौन से मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन है? ये हो गया मैग्नेट आयन, दिस इज मैग्नेट आयन, मैग्नेट, ये दिस इज मैग्नेट आयन। MnO4 माइनस, दिस इज पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। ये होता है ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर, ये होता है पर्पल कलर का। तो दोनों कलर्ड है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +6, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +7। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D0। ये कलरफुल होता है बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन, ये कलरफुल होता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O के ऊपर माइनस, O के ऊपर माइनस। ये जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं p-pi-d-pi बॉन्ड। तो पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस और p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड, तो ये तो सही बात है। सेम इसमें भी होगा, देखो ये ऐसा ही इसमें भी होता है। तो एक मेटल का तो होता है D और ऑक्सीजन का होता है P, तो p-pi-d-pi बॉन्ड है, ये तो सही है। मैग्नेट आयन ग्रीन इन कलर एंड पर मैग्नेट आयन इन पर्पल इन कलर, ये भी सही है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर मैग्नेट आयन पर मैग्नेट दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं होते, क्यों? देखो इधर देखो, ये D1 है और ये D0 है। जब कॉन्फ़िगरेशन D0 होगा मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं है। ये तो पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक है, तो आंसर ये होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है।
चलो आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट द यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल, कौन सा है? कॉपर। देखो कॉपर की तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 और +2। टाइटेनियम, टाइटेनियम तो अभी आया था +2, अभी एग्जांपल मिल गया था उसका। तो आपको एग्जाम में देखो कभी कभी तो पेपर में हिंट रहती है ना, कितनी अच्छी बात है। ये भी है, वेनेडियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस, इसकी भी हिंट शायद पेपर में मिल जाएगी आपको, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगी आपको। +2 +3 कौन सा एलिमेंट है? स्कैंडियम। स्कैंडियम भाई कॉपर है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वेरिएबल। लेंथेनाइट दैट वुड शो कलर। देखो जो आपका लेंथेनम है और जो सीरियम है और जो गैडोलिनियम है ना, और जो आपका लुटेटियम है और जो यट्रीबियम है, 3 में ये तो आपको कलरलेस है। तो इसमें आंसर होना चाहिए डी, समारीमियम +3। समारीमियम +3 ये कलर्ड होता है, ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, ये कलरलेस, ये तीनों कलरलेस होते हैं। बाकी ये समारीमियम +3 कलर्ड कंपाउंड शो करता है। फिर देखो ये देखो ऑक्सीडेशन, देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम की, देखो अभी दिख गया ना यहाँ पे। ये देखो +3 में है, ये +4 में है, ये +5 में है, और ये एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटोरिक ऑक्साइड है। तो अल्कली सॉल्यूशन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? अल्कली बोले तो बेसिक मीडियम, तो ये एसिडिक हो जाएगा। और एसिड क्या बनता है? एनायंस बनाता है। तो इसका जो एनायंस बनता है वो VO4 3- ऐसा एक एनायन बनेगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 आनी चाहिए। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 आनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन से लाइन क्वेश्चन आया है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन ट्रीटिंग कंपाउंड विद डाइल्यूट H2SO4, एक गैस है ना, जो इवॉल्व होती है टर्न Cat2Cr2O7 को, कि ये एक टेस्टिंग टाइप क्वेश्चन है। देखो अगर हम एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, इसको अगर अपन ऑक्सीडाइज करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है। ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? K2Cr2O7 लेंगे, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ये क्या बनाएगा? K2SO4 बनता है H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। और क्या बनता है? K2SO4 के साथ क्या बनता है? Cr2SO4 टेकन थ्राइस बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है क्या करेगा? इसको पेपर एसिडिफाइज विद डाइल्यूट एसिड, ग्रीन कंपाउंड बनाएगा। ये कंपाउंड ग्रीन कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये है ग्रीन, और ये गैस है X एंड Y आर SO2 एंड दिस, ये होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत असर्शन रीजन दिया गया है। फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप 5 से 11, ग्रुप 5 से 11 की तरफ जाएंगे। मेटल विद मैक्सिमम एक्टिविटी शोन बाय ग्रुप 7। ग्रुप हाइड्रोजनेशन के लिए देखो आप याद करो, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम ऐसी मेटल यूज करते हो आप, और ये सारे मेटल यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं 7 to 9 के बीच में। द रिएक्टेंट आर मोस्ट स्ट्रांगली, मतलब ये क्यों करते हैं? क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं। तो सही बात है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मतलब, और ये रीजन भी करेक्ट है। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, मतलब इसका आंसर थर्ड होना चाहिए, है ना। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम ये यूज करते हैं कि नहीं करते हम? क्या करने के लिए? हाइड्रोजनेशन करने के लिए। और हाइड्रोजन वहां पे अच्छे से ऑक्यूल्ड हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन H2S रिएक्ट। देखो बेटा H2S की रिएक्शन करवाएंगे अगर आप K2Cr2O7 से, तो सबसे पहली बात ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो सल्फर बनाता है, ये तो बनेगा। फिर उसके बाद आपका बनेगा K2SO4 बनता है एसिडिक मीडियम में, Cr2SO4 टेकन थ्राइस बनेगा, पानी बनेगा, ऐसी चीजें बनेंगी। तो K2SO4 भी है, Cr2SO4 भी है, सल्फर भी है, क्या नहीं बनेगा? ये नहीं बनेगा। और क्या? Cr2SO4 नहीं बनता है, क्रोमियम +2 में नहीं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाता है। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? वो जो मेटल होती है, मेटल के जो फॉर्म होते हैं मेटल, उसमें अंदर छोटे छोटे जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट जाकर क्या होते हैं? सेट हो जाते हैं, जिससे इसका मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। मेटेलिक कंडक्टिविटी सेम ही रहती है, कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो आंसर ये गलत है, ये हार्ड हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो नॉट करेक्ट, तो आंसर सी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन नीट में काफी आते हैं आजकल। एनसीईआरटी के लाइन से लाइन वाला क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, क्यूपरस एक्वस आयन इज मोर स्टेबल देन क्यूपरस एक्वस। नहीं बाबू,
अगर आप पढ़ोगे तो एक्वस मीडियम में क्यूप्रस प्लस लेस स्टेबल होता है, क्यूप्रस प्लस 2 ज्यादा स्टेबल होता है एक्वस मीडियम में, कारण हाइड्रेशन एनर्जी होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है ना, स्टेटमेंट गलत है, ये रॉन्ग, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा, कॉपर मेटल कैन ऑक्सीडाइज, देखो कॉपर मेटल जो है अगर वो हम H2SO4 से रिएक्ट करवा देंगे और HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो ये कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4, अरे बाबा CuSO4, तो ये +2 में चला गया, नाइट्रेट में भी सेम होगा, तो रिएक्ट हॉट कंसंट्रेट ऑक्सीडाइज C2+, सही बात है, ये तो करेक्ट है। कॉपर मेटल कैन, देखो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग। और क्रोमियम 2+ आयन एक्ट, क्रोमियम 2+ चाहता है हमेशा, क्रोमियम 2+ चाहता है कि वो क्रोमियम 3+ बन जाए, ऐसा करने से उसके अंदर T2G के अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तो ये चाहेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो एसिड से रिएक्शन कर लेगा, तो ये करेक्ट है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, तो ये आंसर होना चाहिए सी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी थोड़ी देर पहले आया था वैसे ही, देखो देखो हमने क्या बोला था कि सीरियम +4 से +3 बनना चाहता है क्योंकि सीरियम +4 इज लेस स्टेबल, तो इसका जो ये रिडक्शन जो है ऐसा होना चाहता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, सही बात है। ये सीरियम इज मोर स्टेबल इन सीरियम 4+ स्टेट, नहीं ये गलत बात है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, डी आंसर है। फिर आगे देखो, द एलिमेंट विद अटोमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू, देखो आपको याद होना चाहिए कि जो एक्टिनोइड सीरीज होती है वो अटोमिक नंबर 90 से लेके 103 तक चलती रहती है, तो 101 तो एक्टिनोइड्स है, जैसे 103 से बाहर निकलोगे तो 104 आएगा, ये सारे के सारे थर्ड बी ग्रुप में है, तो ये फोर्थ ग्रुप में होंगे, और क्या, तो किसको बिलोंग करेंगे, ये तो एक्टिनोइड्स को बिलोंग करेगा और ये फोर्थ ग्रुप को बिलोंग करेगा, तो एक्टिनोइड्स एंड फोर्थ ग्रुप, मतलब बी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन है, पोजीशन वाले क्वेश्चन आए हैं बड़े, मैंगनीज एंड निकल, ये भी देखो बिल्कुल क्या बोला है, आर मोर नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात चल रही है, मैंगनीज 2+, देखो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी से मैंगनीज, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकिल 2+ से निकिल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नेगेटिव होता है, ऐसा बोल रहा है, मोर नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव। कारण क्या होता है, देखो इसका कारण होता है कि ये +2 में जब जाता है ना तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते समय आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, जबकि निकल के केस में जो है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है +2 की, तो आंसर लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई हाइड्रेशन एनर्जी, और ये एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, पढ़िए अब एक बार अच्छे से ना। लीस्ट स्टेबल हैलाइड, देखो जब कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सो इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड्स आर लेस स्टेबल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, और इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड इज मोर स्टेबल देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड, वहां पे आयोडाइड लेस स्टेबल होता है क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चल रही है क्योंकि ये भी +2 में है, ये भी +2 में है, ये भी +2 में है, ये भी +2 में, तो ये वेनेडियम की लोअर ऑक्सीडेशन है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है +5, तो आंसर मेरे ख्याल से VF2 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड्स डज नॉट फॉर्म MO2, कौन सा लेंथेनॉइड MO2 फॉर्म नहीं करेगा। MO2 में क्या होगा, देखो MO2 का मतलब हो गया कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 होनी चाहिए लेंथेनॉइड में, तो ऐसे सिर्फ 5 एलिमेंट है जो लेंथेनॉइड्स हैं, उनमें सिर्फ 5 ऐसे एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सारे एलिमेंट +3 शो करते हैं, 3 एलिमेंट +2 शो करते हैं, और 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसमें से एक PR है, एक ND है, एक DY है, ये सबके सब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन यट्रीबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4 नहीं करता है, +4,
+4 +5 नहीं, सॉरी +4 ऑक्सीडेशन, तो इसका MO2 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर डी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? मैंगनीज, मैंगनीज ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है लार्जेस्ट। लेंथेनॉइड विच शो +2 एंड +3, +2 और +3, लेंथेनम नहीं शो करता, सीरियम शो करता है +3 और +4, और यह भी आया था एनडी इसके पहले भी, तो ये +3 भी करता है और ये भी +4 करता है। ये यूरोपियम जो होता है ये +2 भी करता है और ये +3 भी करता है। 3 एलिमेंट है ऐसे, है ना, यूरोपियम, समारीमियम और यट्रीबियम, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, तो आंसर डी होना चाहिए, और क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड? देखो कैडमियम जो होता है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके जनरल कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि सब 3D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, 3D10, 4D10, 4D10, तो ये क्या होगा, जनरली DD ट्रांजिशन शो नहीं करते हैं ये कंपाउंड, तो ये कलरलेस है, तो ये आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इन द मोस्ट अमंग द लेंथेनाइड? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है सबकी। Which of the following characteristics of the transition metal is associated with their catalytic activity? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी, ये दोनों उसके लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए। क्लोरो कंपाउंड वेनेडियम में देखो मैग्नेटिक मोमेंटम का वैल्यू कितना है 1.73, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 1, तो हमारे पास वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, देखो 3d3 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करो, 2 यहां से डोनेट करो, यहां पे एक बचना चाहिए, मतलब आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना बेटा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा, जब यहां से 2 और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक बचना चाहिए। ऐसा कब होगा, देखो यहां पे वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहां पर है +3, यहां पर है +4, यहां पे है +5, मतलब आंसर ये होना चाहिए बी, सिंपल। यहां पे देखो ये भी एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है, क्या बोला है, देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो फेराइट नाम का एक आयन होता है जो आयरन, जब आयरन के ऑक्साइड जो है अल्कली मीडियम में डाल देते हैं ना, तो फेराइट बनाते हैं, लेकिन अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज होकर वापस से Fe2O3 और ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर देता है, तो सेकंड आंसर है। ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो इसमें क्या होता है, जनरली लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब हम क्रोमियम और मैग्नीज को कंपेयर करें, टाइटेनियम और वेनेडियम में तो इंक्रीज होना ही चाहिए, लेकिन क्रोमियम और मैग्नीज को जब देखते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, इसका होता है 3d5 4s2। जब इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसकी कम होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया, अब ये 3d5 हो गया, तो इसका फोर्थ ऑर्बिटल है और इसका थर्ड है, एज वेल एज ये हाफ फील्ड है और ये एस सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की ज्यादा होनी चाहिए और आंसर होना चाहिए सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल, मतलब डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी में गया है, इसका पी में गया है, इसका देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d2 लिखा है, तो ये होना चाहिए आंसर सी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जर्कोनियम और हाफिनियम की आयनिक रेडियस लगभग बराबर हो जाती है, तो आंसर होता है सी। फिर यहां पे देखो Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 जो होता है ना, वो पानी मॉइस्ट को जनरली अब्सॉर्ब कर लेता है, इसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इसी वजह से इसे लेबोरेटरी में डायरेक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं और K2Cr2O7 को यूज करते हैं ताकि प्रॉपर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हो पाए, तो Na2Cr2 बोथ कैन यूज नहीं कर सकते दोनों यूज, तो ये तो गलत है, और पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा Na2 मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक देन नेचर देन K2Cr2 सही बात है, ये तो सही बात है, तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। व्हेन एलिमेंट कैन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +6 कौन शो करता है भाई, आयरन तो नहीं करता, +2 है ना, स्टेबल नहीं है वहां पे, वो तो क्रोमियम करता है, क्रोमियम के तो बहुत सारे कंपाउंड है +6 में, तो 6 आएगा, आयरन नहीं लगाना, वो अनस्टेबल है +6 में, +2 +3 होता है उसका। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट एक्स कॉन्फ़िगरेशन देखो,
ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला, एर्गॉन 3d4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +3 है एलिमेंट की, मतलब वो x +3 हो गया, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, वो निकले थे तो एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। ये हो गया 18, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 22 और 3 25, 25। कौन सा एलिमेंट है 25 वाला, 25 20 18 +4 +3, 18 +4 +3, तो आंसर होना चाहिए बी, मैग्नीज। मैग्नीज आंसर होना चाहिए बी, ठीक है ना, सही बात है ना। 18 और 4 22 और 3 25, ठीक है सर। एक बार आप सब अच्छे से चेक कर लो पेपर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।